नमस्कार मित्रों, इतिहास बेहद क्रूर भी होता है कई बार, और कई बार ये भी होता है कि उसमें बहुत सारी विसंगतियां भी इतिहास का, प्रामाणिक इतिहास का हिस्सा होती हैं। चीज़ें मेल नहीं खाती, परिस्थिति जन्य नहीं होती, लेकिन वो तथ्यों पर आधारित होती हैं और प्रामाणिक होती हैं। आप क्या करेंगे? मैं आपके सामने दो उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण है इस देश के अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के वंशजों का। ये कहानियाँ सारी आपके सामने हैं कि उनके वंशजों में से अब जो वर्तमान हैं वो किस तरह से, कोई चाय की छोटा सा दुकानदारी करती है, कोई महिला कोई कुछ और छोटे मोटे काम करता है, किसी को बेरोज़गारी का भत्ता उसके लिए आवेदन करने पे विवश होना पड़ता है। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी अजीब हैं कि लाल किले के मालिक होते हुए अंतिम मुग़ल सम्राट के वंश की निशानियां होते हुए वे लोग किस तरह दरबदर हुए और किस तरह उन्हें सरकारी वृत्ति के लिए, सरकारी अनुदान के लिए आवेदन देने पड़े। लेकिन आवेदनों का क्या हुआ, उनको कितना मिला, ये कोई भी चीज़ इतिहास के पन्नों में स्पष्ट नहीं है। ये ज़रूर है कि वंशज हैं और वो बुरी अवस्था में हैं। कमोबेश ऐसी स्थिति एक और परिवार की भी है। इस परिवार का संबंध मित्रों अवध से है। अवध का मतलब आप ये मानकर चलिए कि पूरे उत्तर भारत में जिनका एक समय में शासन रहा था, एक छोड़ दीजिए नई दिल्ली का इलाका छोड़ दीजिए, बाकी अवध जो है अपने आप में एक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी रहा। और शाम अवध और बहुत सारे ऐसे मुहावरे सिर्फ अवध के जीवन से जुड़े हुए हमारे प्रचलन में, हमारे लोक प्रचलन में, लोक संस्कृति में आ गए। अब स्वाधीनता प्राप्ति के लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 15 वर्ष के बाद एक परिवार भारत में प्रवेश करता है और पाकिस्तान से प्रवेश करता है और अपने साथ हुए जुल्मों की एक दास्तान लेकर प्रवेश करता है। और उसका दावा है कि वे लोग अवध के शाही ख़ानदान के वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उसके उत्तराधिकारी हैं। अवध के जो शहंशाह थे उस वक्त, अवध के जो नवाब थे, उस नवाबी की परंपरा के वो लोग उत्तराधिकारी हैं, ये उनका दावा भी रहा है। और ये लोग 40 साल से, ये शाही ख़ानदान के लोग पिछले 40-45 साल से ये उत्तर भारत के एक जंगल में, कहा तो यही जाता है कि नई दिल्ली के आसपास एक जंगल में एक पुराने से किले के खंडरों में अपनी ज़िंदगी काटने पर विवश रहे हैं। और जब एक बार एक समाचार पत्र ने, एक विशेष रूप से एक बड़े समाचार पत्र की नज़र इस कहानी पर पड़ी, तो उन्होंने नेचुरली इस पर शोध किया, उनका पीछा किया, उनसे साक्षात्कार लिए गए। कहानी कुछ ये सामने आई कि यह परिवार जिसमें 3 सदस्य हैं, एक बेगम, आप बेगम कह सकते हैं, उनका दावा है कि वो अवध के नवाब की अंतिम जो अंतिम उत्तराधिकारी थे उनकी बेगम हैं। तो ये अब आप इससे मुनकर कैसे हो सकते हैं? ये आपको या तो उन पे मुकदमा करना पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने के लिए भी आपको झूठा साबित उनको करना पड़ेगा। एक ही बात आपके सामने विकल्प बचता है कि आप उनकी बात को स्वीकार करें और उस पर थोड़ा शोध कार्य उसी दृष्टि से करें। और वे लोग, उनका ये कहना है कि वो उनके पास एक जो वंश परंपरा की एक वंशावली का एक, आप कह सकते हैं कि एक जो ब्यौरा होता है, उस ब्यौरे के मुताबिक वो ये सिद्ध करने को तैयार हैं, वो सिद्ध करते रहे हैं, दावेदारी करते रहे हैं कि भाई हम अवध के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी शाही ख़ानदान की अंतिम निशानी हम लोग हैं। अब इनमें एक माँ है, एक बेटा है जो बिल्कुल जवान हो चुका है, जो प्रौढ़ है, और एक बेटी है। ये 3 सदस्यों पर आधारित है अवध का पूर्व शाही परिवार। और ये लोग अपने बड़े मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और काटने पर मजबूर हैं।
सच्चाई क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन उनके पास जो दस्तावेज़ हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि ये लोग हैं तो अच्छे ख़ानदान से, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब थोड़ा सा जो उनके पास उपलब्ध दस्तावेज़ हैं उनके मुताबिक जो बेगम है उसका सबसे बड़ा बेटा वो पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसमें एक उच्चाधिकारी रहा है। और उच्चाधिकारी रहने का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति नेचुरली स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान और उस समय विभाजन से पूर्व का जो पाकिस्तानी भाग था उस समय ये सारे कागजात, ये दस्तावेज़ जो उनके पास हैं उनके मुताबिक वो परिवार वहाँ सेटल रहा है। और उन्होंने अपनी ऑप्शन दी, या उनके जो बेटा नहीं रहा उसने ऑप्शन दी कि मैं पाकिस्तान में रहना चाहूँगा, पाकिस्तान की वायुसेना का एक हिस्सा बन के, एक अधिकारी बन के जीना चाहूँगा। उसी के अनुसार उसका घोषणा पत्र था, डिक्लेरेशन था, उसे स्वीकार कर लिया गया और उसे पाकिस्तान की वायुसेना में रख लिया गया। और उसको अपनी वीरता दिखाने के लिए बहुत सारे एजाज़, बहुत सारे सम्मान भी उसको पाकिस्तान की वायुसेना में प्राप्त हुए। और उसके बाद मित्रों ये हुआ कि ये वंश क्योंकि दावेदारी भी करता था कि हम लोग शाही ख़ानदान से हैं, और जब ऐसी दावेदारी आ जाए और उसमें विवादास्पद कुछ तथ्य हैं गड़बड़ हो जाएं, और उसके बाद साथ में ये दावा भी हो कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर की रियासत से भी है और शाही ख़ानदान, अवध के शाही ख़ानदान से भी है। अब जब ये चीज़ें सारी के सारी सामने आ जाएं तो उसके बाद ये होता है कि वहाँ की सरकार के लिए ये बड़ा सरदर्द होता है कि वो अब इन लोगों का क्या करे। ये लोग पाकिस्तान के हिमायती भी नहीं हैं, ये लोग जिन प्रदेशों से अपने ताल्लुक़, शाही ताल्लुक़ होने का दावा करते हैं वो दोनों प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो ये सारी स्थिति देखते हुए इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, इन लोगों को इतना ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी कि आखिर एक दिन ये चोरी छिपे वहाँ से निकल आए। और निकलने के बाद इन्होंने दिल्ली के पास ही एक जंगल में, एक पुराने से किले के खंडरों में अपनी जगह बनाई और वहीं पर ये रहने लगे। और बेटे का नाम जो है वो शहज़ादा साइरस है और बेगम का नाम है बेगम विलायत बट। बेगम विलायत बट का ये भी दावा है कि उसका जो पति था वो बाकायदा पाकिस्तानी सिविल सर्विसेज, जैसे हमारे आईएएस वगैरह कैडर होता है, वहाँ के कैडर का सदस्य था और बड़े उच्च पद पर था, लेकिन अपने वैचारिक एक टकराव की वजह से, वैचारिक एक स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति, अपनी पहचान बताने की इच्छा में उसने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जो कि वहाँ की हुकूमत को पसंद नहीं आई। और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली बोगरा, और बोगरा ने देखा कि ये लोग जो हैं, ये परिवार जो है कभी न कभी पाकिस्तान के लिए बेहद परेशान साबित होगा, परेशानियाँ पैदा करेगा, कश्मीर के बारे में भी और अवध के बारे में भी। और इसलिए हमें बेहतर यह है कि इनको यहाँ से रुखसत करना चाहिए, किसी भी तरह से किया जाए, इनका यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है। क्योंकि ये लोग जिस तरह का दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक जो भी कहेंगे उसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि इन्हें जाना चाहिए और इनको यहाँ से निकाल दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद जो बेटी है वो वो अपने आप को शहज़ादी कहती है, शहज़ादी सकीना। बेटा है वो अपने आप को शहज़ादा कहता है और शहज़ादे का नाम भी वही प्रिंस साइरस है, उसने अपना नाम रखा हुआ है, या है नाम उसका शाही ख़ानदान से है, तो ख़ानदान के नाम जो हैं वो पात्रों के वो भी शाही होते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर ये लोग वहाँ की सरकार के लिए सरदर्द बने। अब यहाँ पर जब ये विवाद का सिलसिला कुनमुनाने लगा है तो सरकार की ये ज़्यादा मंशा नहीं है कि जब वो कोई चीज़ प्रमाणित ठोस ढंग से नहीं कर पा रहे तो उनको खामखा में महत्व दिया जाए और उनकी दास्तान जो है उसे एक अनावश्यक रूप से तूल देने का प्रयास किया जाए। हाँ, वो अगर अपनी गुज़र औकात के लिए अपने शाही पृष्ठभूमि के आधार पर कुछ
गुजारा भत्ता या कुछ ऐसी चीज़ों की मांग करते हैं, तो वो मांगें सरकार जो है वो अपनी स्वेच्छा से, अपने इच्छा से वो उन मांगों पर मानवीय आधार पर विचार भी कर सकती है, उन्हें आंशिक रूप से स्वीकार भी किया जा सकता है, लेकिन इसे कोई राजनैतिक मसला बनाने के पक्ष में हमारी सरकार भी नहीं है। मैं जो बात कर रहा था कि ये जो पुराने शाही परिवार हैं, इनको लेकर विवादों का सिलसिला बहुत ही लंबा चला है और ये बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जिनके जो वंशज हैं वो सदा कहीं ना कहीं चर्चा और विवाद का विषय रहे हैं। यही विवाद बहादुर शाह ज़फ़र के वंशजों के साथ था, यही विवाद इनके वंशजों के साथ, शाम अवध के महानायकों के जो परिवार, जो वंशज हैं, यही उनकी दावेदारी को लेकर भी ये विवाद खड़े हुए हैं। तो सरकार चाहती है कि ऐसे विवाद जो हैं वो खड़े ना हो और उनकी छोटी मोटी जो मांग है उसकी पूर्ति कर दी जाए। लेकिन इतिहास की एक ये क्रूरता भी है कि वहाँ औपचारिक रूप से ऐसे उल्लेख जो हैं वो प्राप्त भी नहीं होते। क्या किया जाए? तो ये एक दास्तानें हैं मित्रों, इन पर विस्तार से चर्चा जब भी आप नेट पर देखेंगे कि वंशज जो हैं शाही ख़ानदान के, पुराने शाही ख़ानदानों के, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी। शुक्रिया।